हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब मैं लेकर आई हूँ सेकंड पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम बाकी का बचा हुआ जो चैप्टर है एनसीईआरटी कंटेंट वो देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि लाहौर सेशन जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था और ये 1929 में हुआ था। ये भी मैं लिख देती हूँ जिससे आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो ये जो लाहौर सेशन हुआ था ये दिसंबर 1920 में हुआ था। भारत के इतिहास में इसे बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये तब हुआ था जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो लाहौर सेशन है इसे इतना इम्पोर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज। देखिए, अभी तक जो इंडिया मांग रहा था वो सिर्फ स्वराज मांग रहा था, लेकिन लाहौर सेशन ऑफ 1929 में इंडिया ने पहली बार डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज की। मतलब अभी तक तो इंडिया सिर्फ स्वराज मांग रहा था, लेकिन अब इंडिया को चाहिए था पूर्ण स्वराज। इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने ये माना, शपथ ली उस दिन कि इसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाएंगे। और आज के दिन से मतलब 26 जनवरी 1930 से लोगों ने ये शपथ ले ली कि अब हमारी जो भी लड़ाई होगी वो भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस लड़ाने के लिए दिलाने के लिए होगी। तो आप ये बता सकते हैं कि लाहौर सेशन जो है वो भारत के इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर सेशन से में ही सबसे पहले जो इंडियंस थे या फिर कांग्रेस थी उसने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये दिसंबर 1929 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडिया ने डिमांड करी थी पूर्ण स्वराज की। और 26 जनवरी 1930 को ये शपथ ली गई थी कि अब हमारी जो भी लड़ाई होगी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट, सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द कंट्री। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे आपको पता है रॉलेट सत्याग्रह भी चलाया, उसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलाया। लेकिन तब भी ये मूवमेंट फेल हो गए किसी न किसी कारण की वजह से। लेकिन अब महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि मुझे कोई ऐसा मुद्दा उठाना है देश के अंदर जिसमें मैं अमीर गरीब सबको एक साथ ला सकूं। और वो पावरफुल वेपन महात्मा गांधी को मिला सॉल्ट। क्योंकि देखिए, नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर गरीब सब अपने खाने में खाते हैं। आज खाने में और कोई मसाला कम ज़्यादा हो जाए तो चल जाता है, लेकिन खाने में नमक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो सॉल्ट एक पावरफुल वेपन बना पूरे देश को जोड़ने के लिए। और गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना? क्योंकि उस समय पर सॉल्ट के प्रोडक्शन पर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। इट मीन्स कि अगर देश में कोई सॉल्ट बना सकता था, नमक बना सकता था, तो वो ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स उस समय सॉल्ट जैसी चीज़ पर भी टैक्स लिया करते थे। तो महात्मा गांधी को यही लगा कि सॉल्ट एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर मैं उठाऊंगा तो मैं पूरे देश को एक साथ लाके खड़ा कर दूंगा। अब उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने लेटर भेजा लॉर्ड इरविन को, और वो लेटर भेजा था 31 जनवरी 1930 को। इस लेटर में 11 डिमांड्स लिखी हुई थी, जिसमें एक डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने की, कुछ डिमांड्स थी इंडस्ट्रियल और कुछ थी जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स। उस समय पर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली चलती थी ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। ये लेटर जो था ये एक वार्निंग थी, ये एक अल्टीमेटम था कि अगर हमारी ये डिमांड्स को 11 मार्च तक फुलफ़िल नहीं किया गया
तो फिर महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में वापस चलाएंगे, और वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपसे अगर सॉल्ट एज अ पावरफुल वेपन पूछा जाए तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे की कहानी क्या कहती है। विच इवेंट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा इवेंट था जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, या फिर ये पूछा जाता है कि सॉल्ट मार्च क्या था या डांडी मार्च क्या था, तो आंसर बिल्कुल सेम चलेगा। अगर डायरेक्टली पूछा जाता है कि सॉल्ट मार्च डांडी मार्च क्या है तो भी यही आंसर होएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता है विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि कई बार बोर्ड के लैंग्वेज में विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही पूछा जाता है। डायरेक्टली डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन कौन से इवेंट से चालू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है सीबीएसई में। मैंने क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे कैसे भी पूछा जाए लेकिन आंसर सेम चलेगा। अब देखिए ये जो सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च थी, इसे महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट करके कोस्टल विलेज ऑफ डांडी, एक समुद्री सीमा पर एक विलेज बना हुआ है डांडी, उस पर ख़त्म किया था। महात्मा गांधी ने ये मार्च अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ स्टार्ट करी थी। मतलब वो 78 लोग जिन पर महात्मा गांधी पूरी तरीके से विश्वास रखते थे। इन्होंने ये पूरी मार्च 240 माइल्स की तय की, और ये 10 माइल चलते थे सिंगल डे में। मतलब एक दिन में 10 माइल चलते थे। इस तरीके से 24 दिन में इन्होंने ये पूरी मार्च कंप्लीट करी। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी रुके वहाँ पर हज़ारों लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए आए। गांधी जी ने लोगों से स्वराज की बात करी, और उसके बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी डांडी पहुँचे और सॉल्ट लॉ तोड़ा बाय बॉइलिंग द सी वाटर। मतलब नमक का जो पानी होता है, खारा पानी होता है समुद्र का, उसको उबाल कर महात्मा गांधी ने ये जता दिया कि अब नमक सिर्फ आप लोग ही नहीं, हम भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ा। तो अगर आपसे इवेंट पूछा जाता है जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो भी आप ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च क्या है, तो भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आंसर सेम रहेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या फ़र्क था। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ये कहता था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो और इंडियन गुड्स को प्रमोट करो, ये बात तो कहता था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहता था कि कॉलोनियल लॉज, ब्रिटिश लॉज को तोड़ दो। ये बेसिक डिफरेंस था दोनों में, कि ये तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए, इंडियन गुड को प्रमोट करने के लिए कहता था, और जबकि ये कॉलोनियल लॉज को और ब्रिटिश लॉज को तोड़ने के लिए कहता था। अब चलते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस ट्वाइस। यस, देखिए इसका ध्यान रखिए कि भारत के इतिहास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 2 बार हुआ है। पहली बार इसे वायलेंस ज़्यादा फैल गया था इसलिए कॉल्ड ऑफ किया गया था, और दूसरी बार इसे इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बहुत बड़ा धोखा दिया था। मैं फिर वापस रिपीट कर रही हूँ, भारत की आज़ादी के इतिहास में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 बार किया गया। पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया ड्यू टू वायलेंस, क्योंकि खून खराबा वगैरह बढ़ गया था, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था इसलिए। और दूसरी बार इसे वापस से स्टार्ट इसलिए किया गया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बहुत बड़ा धोखा दिया था। वो धोखा क्या था?
लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन भेज दिया और ये प्रॉमिस किया कि मैंने आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया है वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स को मैं छोड़ दूंगा। आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाओ लंदन, पीछे से मैं आपके सारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दूंगा। महात्मा गांधी जब लंदन वहाँ पहुँचे तो देश के हित की कोई भी बात नहीं हुई और महात्मा गांधी निराश ही देश वापस लौट आए। जब महात्मा गांधी लौट कर आए तो उस समय पर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो जेल में ही थे और कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी भी घोषित कर दिया गया था। तो ये लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बहुत बड़ा धोखा दिया था, जिसके चलते महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। ये पूरा जो भी मैंने आपको बताया है ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है, जो भी मैंने आपको वर्बली सुनाया है। अब देखिए क्या क्या हुआ जब ये पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था। सबसे पहली तो चीज़ कि 1000 ऑफ पीपल ब्रोक द सॉर्ट लॉ कंट्री वाइड। देखिए हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमक के कानून को तोड़ना पूरे देश में चालू कर दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये, लोगों ने नमक बनाना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ नमक के कानून को लोगों ने तोड़ना चालू कर दिया, नमक बनाना भी चालू कर दिया। लोगों ने नारेबाजी स्टार्ट कर दी सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने, क्योंकि पहले जो सॉल्ट फैक्ट्रीज़ थी वो ब्रिटिशर्स की थी। फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को क्लोज डाउन कर दिया गया। पीजेंट्स जो थे उन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया। ट्राइबल लोगों ने फॉरेस्ट लॉस को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। यह आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इन लोगों ने फॉरेस्ट पर भी कुछ कानून लगाए थे कि फॉरेस्ट जो है उनमें ट्राइबल लोगों का जाना अलाउड नहीं था और वहाँ से उन्हें लकड़ियाँ ले जाना, उनकी भेड़ बकरियाँ चराना भी अलाउड नहीं था। तो इस दौरान पे ट्राइबल लोगों ने फॉरेस्ट लॉज भी तोड़ दिए थे। कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। पहले अब्दुल गफ़ार खान को अरेस्ट किया और उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया था। और उसके अलावा सत्याग्रहीस पर अटैक किया गया, चिल्ड्रन पे अटैक किया गया और औरतों पे भी अटैक किया गया और लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये सारी एक्टिविटीज़ तब की हैं जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार लॉन्च हुआ था। तो इस तरह का पूरा वायलेंस देखने के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। अब देखिए रीलॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस क्यों रीलॉन्च किया गया, या फिर आपसे पूछा जाए गांधी इरविन पैक्ट तो भी सेम आंसर होगा। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था मार्च 1931 में। इसमें इरविन ने प्रॉमिस किया था महात्मा गांधी से टू रिलीज़ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स लीडर्स, कि मैंने आपके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला है मैं सबको छोड़ दूंगा। और रिटर्न में महात्मा गांधी ने प्रॉमिस किया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाएंगे, जो कि उसी ईयर में दिसंबर में हुई थी। गांधी जी डिसअपॉइंटेड लौट के आए क्योंकि वहाँ पर देश हित की कोई बात नहीं हुई। और आके गांधी जी ने क्या देखा कि कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है और सारे पॉलिटिकल लीडर्स जेल में थे। इन्होंने वादा किया था लॉर्ड इरविन ने कि मैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दूंगा, लेकिन इन्होंने अपने वादे के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं छोड़ा। तो ये इन वजह से, इतने बड़े धोखे की वजह से महात्मा गांधी को दोबारा से रीलॉन्च करना पड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या खराबी रह गई थी। सबसे पहली चीज़ तो जो अनटचेबल्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हम अनटचेबल्स को अपने साथ मिलाएंगे तो जो हाई कास्ट हिंदूज़ हैं वो हमको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही था कि अनटचेबल्स जो थे उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग ने भी
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अनटचेबल्स के पार्टिसिपेट करने का कारण ये था कि हिंदूज़ नाराज़ हो जाएंगे, तो कांग्रेस को ये डर था कि हम इनको इन्वॉल्व ना करें अनटचेबल्स को। जबकि महात्मा गांधी की थ्योरी कुछ अलग थी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के बहुत साल अनटचेबल्स के साथ बिताए, इवन टॉयलेट्स भी क्लीन किए टू डिग्निफाई देयर वर्क, कि इनका भी जो वर्क है वो नीचा वर्क नहीं है। इन लोगों के वर्क को भी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने और कामों को मिलती है। ये महात्मा गांधी की सोच थी, और महात्मा गांधी ने अपनी जीवन के बहुत साल इनके साथ ही बिताए थे। और महात्मा गांधी इन अनटचेबल्स को हरिजन्स कहते थे। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि जिस तरीके से हम भगवान के बच्चे हैं वैसे ही ये भी भगवान के बच्चे हैं। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको चाहिए था सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि उनका मानना ये था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और उसमें जो इंडियंस हैं, मुस्लिम्स जो हैं, उनकी जो आइडेंटिटी सबमर्ज होके रह जाएगी। तो उन्होंने ये सेपरेट इलेक्शन सिस्टम की बात आगे रखी, लेकिन एम.आर. जायकर जो थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको किसी भी तरीके से सेपरेट इलेक्शन सिस्टम मुस्लिम्स के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद पार्टिसिपेशन की बात करें, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। देखिए, रिच पीजेंट्स जो थे, मतलब अमीर फार्मर्स जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन गरीब फार्मर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने बेचारों ने एक बार नो रेंट कैंपेन चलाया था। तो जब इनको ज़रूरत थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी इनका साथ नहीं दिया था। कांग्रेस ने इनका साथ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हम इनका साथ देंगे तो रिच पीजेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो रिच पीजेंट्स ने तो कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन पुअर पीजेंट्स ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जब पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस की ज़रूरत थी नो रेंट कैंपेन में, तो नो रेंट कैंपेन में कांग्रेस ने भी इनका साथ नहीं दिया था। उसके अलावा प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जब पहली बार ये लॉन्च हुआ था। इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जी.डी. बिरला, ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। इन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और ब्रिटिशर्स का सारा ध्यान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे था, तो उस समय पर इन बिजनेसमैन ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। तो इनको ये लग रहा था कि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में योगदान अपना देंगे तो हो सकता है देश के लिए कुछ अच्छा हो, और हो सकता है हमें वही फ़ायदा वापस मिले जो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिला था। उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इनमें से सिर्फ एक वर्कर्स थे एक जगह के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो थे नागपुर रीजन के। नागपुर रीजन के वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। छोटा नागपुर टिन माइन के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उन लोगों ने गांधी कैप पहनी थी और इस तरीके से इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जब सॉल्ट मार्च हुआ था तो हज़ारों की तादाद में औरतों ने भी गांधी जी के बारे में सुना था, गांधी जी से बात करी थी। तो गांधी जी से औरतें भी काफ़ी प्रभावित थी, इसलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ तो औरतों ने भी गांधी जी का साथ दिया। उसके बाद देखिए, बी.आर. अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलित्स के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन खोली थी। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में मैंने देखा है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो थी दलित्स के लिए किसने खोली थी, तो वो थे बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन आता है, बी.आर. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो आप ध्यान रखें कि ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है ये दलित्स के लिए खोली गई थी और इसे खोलने वाले थे बी.आर. अम्बेडकर। अब पूना पैक्ट की बात कर लेते हैं।
देखिए, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में भी झगड़ा हो गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में। क्यों? क्योंकि भीमराव अम्बेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर दलित्स। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर दलित्स, कि देश में दलित्स को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम मिले। लेकिन महात्मा गांधी ने इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर मैं देश में हर कास्ट को सेपरेट इलेक्शन सिस्टम बांटता रहूँगा तो फिर देश की यूनिटी का क्या होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने मना कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि आपको सेपरेट इलेक्शन सिस्टम नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे कि ब्रिटिशर्स की आदत थी फूट डालो राज करो, तो ब्रिटिशर्स अंबेडकर की इस डिमांड को मानने के लिए राज़ी हो गए थे कि हाँ, कोई बात नहीं, आपको अगर सेपरेट इलेक्शन सिस्टम चाहिए तो आप लीजिए। और उसके बाद महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया फास्ट अनटू डेथ, मतलब मरते दम तक मैं आमरण अनशन करूँगा। लेकिन बाद में अंबेडकर जी को महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में पता चला कि महात्मा गांधी जो भी कुछ कर रहे हैं वो खुद के फ़ायदे के लिए नहीं, देश की यूनिटी के लिए कर रहे हैं। तो एट लास्ट साइन हुआ पूना पैक्ट इन सितंबर 1932। इसमें ये कहा गया कि दलित्स जो हैं उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा जनरल इलेक्शन में ही, लेकिन इनके लिए रिजर्व्ड सीट्स कर दी जाएंगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब जैसे और लोग इलेक्शन में वोट देते हैं दलित भी वैसे ही देंगे, लेकिन इनको कुछ परसेंट सीट जो हैं वो रिज़र्व कर दी जाएंगी। ये डिसीजन लिया गया था पूना पैक्ट में। उसके बाद हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। देखिए, नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले तो यूनाइटेड स्ट्रगल से आती है। जब हम एक साथ मिलकर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आती है। उसके अलावा देशभक्ति की भावना आती है हमारे इतिहास को जानकर, हमारे सॉन्ग्स हमको मोटिवेट करते हैं, उससे आती है। उसके अलावा वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने और उसे अपने आनंद मथ नॉवल में भी इंक्लूड किया गया। और ये वंदे मातरम जो था ये स्वदेशी मूवमेंट जब देश में चल रहा था तो गाया भी गया था। इससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। रवींद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भारत माता की इमेज बनाई, तो ये भी एक तरीका था जिससे नेशनलिज्म की भावना आई। उसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट जब देश में चल रहा था तो ट्राई कलर बनाया गया, जिसमें 8 लोटसेस जो 8 प्रोविंसेस को दर्शा रहे थे, और एक क्रीसेंट मून दिखाया गया था जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को डिपिक्ट कर रहा था। तो ये भी नेशनलिज्म का एक, आप ये कह सकते हैं, सिंबल बना। 1921 में स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी ने डिज़ाइन किया था, जिसके बीच में इन्होंने स्पिनिंग व्हील दी थी एट द सेंटर। तो ये भी एक नेशनलिज्म का सिंबल बना। उसके अलावा जब हम अपने इतिहास को याद करते हैं, रीइंटरप्रेट करते हैं कि हमारे इतिहास से हमें बहुत कुछ मिला है, हमारा इतिहास बहुत रिच है। समय समय पर इंडिया ने भी दुनिया से अपना लोहा बनवाया है। हाँ, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो मैथ्स की फील्ड हो, हर चीज़ में हमने दुनिया से अपना लोहा बनवाया है। तो आप ये भी बात कह सकते हैं कि जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, अपनी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करते हैं, अपनी हिस्ट्री को दोबारा से देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा इतिहास बहुत ब्राइट था और हमारे इतिहास ने पूरी दुनिया को भी बहुत कुछ दिया है। फिर चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, चाहे वो आर्किटेक्चर की फील्ड हो, चाहे वो मैथ्स की फील्ड हो, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, किसी भी फील्ड में भारत ने अपना लोहा पूरी दुनिया से मनवाया है। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये ख़त्म होता है पूरा चैप्टर। जो भी मैंने कंटेंट आपको इसमें बताया है ये पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को कंप्लीट देखें और बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें।
मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।